ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है 3 लोगों की जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई की, और इस मूवी का नाम है अगेंस्ट द सन। इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है 1942 से, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। और इस अटैक के बाद अब अमेरिका भी जापान से बदला लेना चाहता था, और तब अमेरिका ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। और इस प्लान के मुताबिक उस नेवी के बहुत सारे टॉरपीडो, बॉम्बर, एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितनी जापानीज पनडुब्बियां थी उन सबको नष्ट करना। मिशन शुरू होता है और अपन एयरक्राफ्ट के साथ उड़ पड़ते हैं। इस मिशन के एक एयरक्राफ्ट के अंदर 3 लोग होते हैं, जिनका नाम होता है रेडियो मैन जीन, बॉम्बार्डियर मतलब कि बॉम्ब फेंकने वाला टोनी, एंड पायलट हैरल्ड। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो ये बहुत ऊंचाई पर बादलों के बीच होते हैं और रास्ता भूल जाते हैं। और जीन रेडियो के द्वारा संपर्क करके रास्ता पूछने की बहुत कोशिश करता है, पर सिग्नल अच्छा ना होने की वजह से उसे अच्छे से सुनाई नहीं देता। और थोड़ा आगे जाने पर उसे रेडियो पर जापानीज आवाज सुनाई देने लगती है, और तभी वो रेडियो के तार बाहर निकाल देता है और मोर्स कोड के द्वारा अपना मैसेज भेजता है। तब हैरल्ड पायलट बोलता है कि तुम्हें दोबारा से रेडियो का कनेक्शन जोड़ना होगा, क्योंकि फ्यूल अब खत्म होने वाला है। जीन दोबारा कोशिश करता है पर संपर्क नहीं हो पाता। अब पायलट हैरल्ड के पास इस विशाल समुद्र के बीच लैंडिंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और अपने साथियों को बोलता है जो भी जरूरी सामान है निकाल लो, क्योंकि अब हमें यही लैंडिंग करनी होगी। पेट्रोल अब खत्म होने वाला है, और अब ये एक विशाल समुद्र के बीच में लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करते ही एयरक्राफ्ट नीचे पानी में डूबना शुरू हो जाता है। हैरल्ड जल्दी से अपनी बेल्ट खोलकर ऊपर आ जाता है, पर यहाँ पर जीन और टोनी की बेल्ट नहीं खुलती, और वो दोनों एयरक्राफ्ट के साथ पानी में नीचे डूबना शुरू हो जाते हैं और बहुत नीचे चले जाते हैं। और तभी इनकी बेल्ट भी खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर आ जाती है। इनके पास एक एयरबोट होती है, लेकिन अब ना तो इनके पास खाना है और ना ही पीने के लिए पानी है। हालांकि इनके पास एयरक्राफ्ट में ये सब कुछ था, पर एयरक्राफ्ट में फंसने की वजह से वो दोनों कुछ भी नहीं निकाल पाए, और एयरक्राफ्ट अब समुद्र में डूब चुका है। और अभी साउथ पैसिफिक में इस विशाल समुद्र जिनका इन्हें दूर दूर तक कहीं भी कोई अंतर नहीं दिखता। ये तीनों यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं, लेकिन इन्हें पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जल्द उस नेवी ढूंढते हुए आएगी, और होता भी ऐसा ही है। उन्हें एक उस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है, लेकिन वो बहुत दूर होता है। तभी चीन बोलता है कि पानी में पैराशूट खोल दो, और हमारी एयरबोट बहुत छोटी है, उन्हें नहीं दिखेगी। पर इनके पास पैराशूट नहीं होता और ना ही फ्लेयर गन होती है। दरअसल ये सब सामान एयरक्राफ्ट के साथ पानी में डूब जाता है, और अब ये तीनों अपनी जैकेट निकालते हैं और ऊपर को हिलाना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते भी हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। और आखिर में वो एयरक्राफ्ट उन्हें देखे बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब पायलट हैरल्ड बोलता है कि ये हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे, और बार बार एक ही जगह पर वो ढूंढने के लिए नहीं आएंगे। मतलब कि अब हमें खुद ही यहाँ से किसी तरह से निकलना होगा। हैरल्ड, जो इनमें सबसे ज्यादा सीनियर है, वो बोलता है कि अपने जूते उतार दो, क्योंकि हमारा सफर बहुत ही लंबा होने वाला है। और ये तीनों अपने जूते उतार देते हैं, पर एयरबोट इतनी छोटी होती है कि कोई सामान रखने की जगह नहीं होती। तब हैरल्ड बोलता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे, और टोनी और जीन अपने जूते समुद्र में फेंक देते हैं, पर हैरल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। और ये देखकर ये दोनों हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आपने अपने जूते क्यों नहीं फेंके। तब हैरल्ड बोलता है कि अगर हमें जमीन मिल गई तो हमें में से किसी एक को पैदल चलना होगा, और इसीलिए हमारे पास एक पैर का होना चाहिए। और इसी तरह इनका पहला दिन बिना पानी के, बिना कुछ खाए हुए समुद्र के बीच निकल जाता है। रात को इनका चीफ, जिनका नाम हैरल्ड है, वो पूछता है कि क्या किसी को पानी पीना है। जीन और टोनी उसे हैरानी से देखते हैं, और इसके बाद हैरल्ड अपने जूतों के अंदर पेशाब करता है, और वो उस पेशाब को पी जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर अब पानी मिलना बहुत मुश्किल है। अगली सुबह हैरल्ड बताता है कि हम फंस चुके हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से लगभग 1900 मील से दूर है। और हमारे जो पीछे है वो है साउथ अमेरिका, जो यहाँ से 6000 मील से दूर है। हैरल्ड एक पायलट है, इसलिए उसे जगह का, दिशाओं का अच्छा अंदाजा होता है, और वो कहता है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम कुछ ही हफ्तों में पहुंच जाएंगे। टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो क्या, उससे पहले ही हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। तभी जीन कहता है कि यहाँ पर पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, हमें कुछ करना होगा। इनके पास थोड़ा सा जो सामान होता है उसमें एक गन की मैगजीन होती है, और उसमें एक स्प्रिंग, और ये उस स्प्रिंग से मछली पकड़ने का कांटा बनाते हैं और पानी में फेंक देते हैं। कुछ ही देर में कांटे में कुछ फंसता है और ये उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कांटे की रस्सी टूट जाती है
उन्हें ऐसे ही भूखे पेट रहना पड़ता है। और हालांकि ये समुद्र में है पर यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है और जीन से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो पानी में कूद जाता है और उसे देखकर टोनी भी कूदने वाला होता है, पर हेरन उसे रोक देता है और बोलता है कि मैंने सुना है यहाँ पानी में श्रृंक है। ये सुनते ही जीन वापस अपनी बोट में आ जाता है और इसका मतलब ये है कि ये लोग पानी में नहीं जा सकते, इन्हें ऐसे ही गर्मी भी झेलनी होगी। अब पूरे 5 दिन बीत चुके हैं और इस 5 दिनों में इन तीनों ने कुछ भी नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है, जिस वजह से ये तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं। और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो समुद्र का पानी पीने लगता है, लेकिन हेरन उसे रोक देता है और बोलता है कि ये समुद्र का पानी तुम्हारे शरीर को और भी सुखा देगा। अब अचानक से हेरन को याद आता है कि उसकी जेब में एक पेंसिल है और वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि हम एक चार्ट बना सकते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं हम एक्जैक्टली कहाँ पर हैं। और वो अपनी एयरबोर्ड पर चार्ट बनाता है। अब चार्ट बनाने के बाद जब उसे अपनी स्थिति का पता चलता है तो वो कहता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा और इसलिए वो अपनी लाइट जैकेट से और जो भी उनके पास सामान होता है उससे एक लैंडगेट बनाते हैं जिससे इनकी बोट एक जगह पर सेटेबल हो जाएगी। और जब ये उसे निकालेंगे तब इससे इनकी बोट उसी दिशा में जाएगी जिस तरफ हवा होगी और ऐसा करने से ये उस दिशा में जा सकते हैं जिस दिशा में ये जाना चाहते हैं। अब ये लैंडगेट पानी में डाल देते हैं और जिससे इनकी बोट सेटेबल हो जाती है और गॉड से प्रे करते हैं कि इस समुद्र में जितनी भी बोट्स हैं उन सब की रक्षा करना, उन्हीं बोट्स में से एक बोट्स हमारी भी है। तभी टोनी बोलता है कि सही कहा, पर इस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत बारिश की है और वो गॉड से प्रे करता है कि कृपया बारिश कर दे। और जब रात होती है तब गॉड इनके सुन लेता है, मतलब कि बारिश होने लगती है। और कई दिनों बाद आज इन्होंने पानी का एक घूंट पिया है जिससे इनको बहुत राहत मिलती है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि जीन कई दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। और ये देखकर हेरन कहता है कि तुमसे ज़्यादा पेशेंस रखने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम पिछले 1 हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। फिर जीन कहता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ पर एक कहावत है, यू डोंट केयर यू डोंट ईट। आगे दिखाया जाता है कि जीन चाकू से एक मछली पर वार कर देता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसने एयरपोर्ट पर चाकू मार दिया है। वो कहता है कि मुझसे एक गलती हो गई, मैंने अपने एयरपोर्ट पर चाकू मार दिया है। तब हेरन कहता है कि चाकू बाहर ना निकालना, अगर तुमने चाकू बाहर निकाला तो एयरपोर्ट में पानी बरस जाएगा और इसी तरह से ये अपनी एयरपोर्ट खो सकते थे। लेकिन तभी जीन जब देखता है तो उसने बोट पर नहीं बल्कि श्रृंक की मछली के बच्चे को चाकू मारा होता है और वो उसे अपनी बोट के ऊपर खींच लेता है और ये तीनों उस मछली को मार देते हैं और उसके पेट में से कई सारी मछलियाँ निकलती हैं। और इसी तरह ये पूरे 1 हफ्ते बाद खाने का पहला निवाला खाते हैं जिससे न केवल इन्हें खुशी होती है बल्कि इनकी बॉडी में एनर्जी भी आती है और अब ये थोड़ा अच्छा फील करते हैं। और हेरन यहाँ पर कहता है कि मैं अब घर जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज होगी। और वो इन दोनों से भी पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। दरअसल ये तीनों एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते। फिर टोनी कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई पर मेरी गर्लफ्रेंड है। जीन कहता है कि मेरी शादी भी नहीं हुई और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। टोनी जीन को कहता है कि जब हम वापस जाएंगे तब तुम मेरी बहन को डेट कर लेना, वो बहुत खूबसूरत है। और अब हालांकि इन्होंने खाना खा लिया है और पानी भी पी लिया है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं ये फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और एक रात जीन पानी के अंदर अपना हाथ लटका कर बैठा होता है कि तभी एक श्रृंक उसके हाथ पर हमला कर देती है जिससे उसके हाथ को जख्मी कर देती है। लेकिन जीन की किस्मत अच्छी थी, उसके हाथ पर ज़्यादा चोट नहीं आई। अब एक दिन जीन को दिखता है कि सामने कुछ है, उसे लगता है कि सामने कोई आयरलैंड है और वो टोनी को भी दिखाता है, पर टोनी कहता है कि सामने कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। और इन्हें अब अजीब अजीब से सपने भी आने लगे थे। और ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन सुबह उनकी बोट पर एक पक्षी आकर बैठ जाता है और जीन उस पक्षी पर अपनी गन से गोली से चला देता है और वो गोली पक्षी को लग जाती है, लेकिन वो पक्षी बोट से बाहर समुद्र में गिर जाता है। और जब हेरन देखता है कि इन्होंने एक पक्षी को मार दिया है तो वो समुद्र में कूद जाता है उस पक्षी को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो पक्षी को उठाता है तो उसके पीछे से एक श्रृंक आ रही होती है और अब हेरन जल्दी से अपनी बोट की तरफ आता है और इससे पहले कि वो श्रृंक का खाना बनता वो अपनी बोट पर आ जाता है
और वो सुरंग इन्हीं बोट के नीचे से निकल जाती है और हेरन बच जाता है। और अब इनके पास इस तरह से एक बार फिर से खाना है। 15 दिनों में ये दूसरी बार इनको खाना नसीब हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं इसका असर इनके दिमाग पर पड़ना शुरू हो जाता है। इनको अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं और अब एक सुबह ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। जीन हेरन को बोलता है कि आज तक हमें आइलैंड पर पहुंच जाना चाहिए था, जैसा कि तुमने कहा था। वो आइलैंड कहाँ पर है? हेरन बोलता है कि मेरे दिमाग में एक क्राउड पिक्चर है। ये दोनों ये सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्राउड पिक्चर, यानी कि हेरन अभी भी श्योर नहीं है कि ये कहाँ पर है। तब जीन बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम रास्ता भटक गए और हमें यहाँ समुद्र में लैंड करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारा शिप कहाँ पर है। तुम हमें हमारे शिप से बहुत दूर ले आए थे, जिस वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो गए और इस वजह से हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। और अब यहाँ पर हेरन भी एक्सेप्ट करता है कि जब वो ऊपर हवा में थे तब उसे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी। दरअसल वो कुछ सेकंड के लिए सो गया था और जब उसकी आंख खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आउट ऑफ रेंज हो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ पर है और पेट्रोल खत्म होने की वजह से उन्हें समुद्र में ही लैंड करना पड़ा और जिस वजह से ये तीनों फंस चुके हैं। और यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर गलती सिर्फ हेरन की थी और हेरन को इस बात का पछतावा भी होता है। उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और वो उन दोनों से माफी भी मांगता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तभी हेरन को एक आइडिया आता है कि वो जीन के चाकू से अपने जूतों को काटकर उसके सोल से 2 चाकू बनाता है ताकि जिस दिशा में वो जाना चाहते हैं जा सके। अब टोनी कहता है कि जो भी सबसे पहले आइलैंड देखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर करवाएंगे, वो भी उसकी मनपसंद जगह पर। लेकिन ये मंजिल इतनी आसान नहीं है। अब धीरे धीरे और भी दिन बीत जाते हैं और अब इंडियन समुद्र में पूरे 30 दिन हो चुके हैं और अब ये 30 दिन के बाद अब इनमें बोलने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये भूखे हैं, प्यासे हैं और ना ही इनके पास किसी तरह की कोई मोटिवेशन है। लेकिन उसी रात फिर से एक बार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे इन्हें एक बार फिर से पानी मिल जाता है। पर वो देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा तूफान भी आता है और इस तूफान की वजह से इनकी बोट उलट जाती है और टोनी, जिसे तैरना नहीं आता, वो खो जाता है। पर तभी वो देखते हैं कि टोनी बोट की दूसरी तरफ है और फिर तीनों मिलकर बोट को सीधा करते हैं और बहुत मुश्किल करके एक एक करके बोट पर चढ़ जाते हैं और इसी तरह से ये इस भयानक तूफान से बच जाते हैं। अब अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि ये तीनों अब बहुत थक चुके हैं और इनके पास जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है वो इस तूफान की वजह से इस समुद्र में कहीं खो जाता है और इन लोगों ने भी मान लिया है कि अब हम नहीं बचेंगे। जो भी होप थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। ये तीनों बोट पर एक जिंदा लाश की तरह पड़े रहते हैं और इस लास्ट समय में ये अपने घर वालों को याद कर रहे होते हैं। हेरन अपनी पत्नी को याद कर रहा होता है और जीन को टोनी की बहन समुद्र में बैठी हुई देखती है। दरअसल उसे अमेजिंग हो रहा होता है, जैसे कि टोनी ने उसे अपनी बहन की खूबसूरती के बारे में बताया होता है। वह उस हिसाब से जीन की बहन को अमेजिंग से देखता है और टोनी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया। टोनी कहता है कि तुम एक ग्रेट कपल बनते। हेरन इनकी बातें सुन के बहुत दुखी होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब इस तरह से एंड होगा, मुझे माफ कर दो। दरअसल हेरन इस सब के लिए अपने आप को गुनहगार समझता है, लेकिन तभी टोनी हिम्मत करके मुश्किल से उठता है और बोलता है कि हम बहुत दूर तक आ चुके हैं और अब ऐसे ही हम हार नहीं मान सकते। और इसके बाद वो अपने हाथ से चाकू चलाना शुरू कर देते हैं और ये देखकर वो दोनों भी उठ जाते हैं और ऐसा ही करने लग जाते हैं। पर हकीकत तो ये है कि चाहे ये अपने आप को जितना मर्जी मोटिवेशन कर ले, पर इनके शरीर में अब वो ताकत नहीं रही। अब 34 दिन बाद जब ये बिल्कुल ही बेहाल हो चुके हैं, लगभग मर ही चुके हैं, इनके अंदर बात करने की हिरने तक की हिम्मत नहीं होती। और उसी हालत में टोनी बोलता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने बहुत बड़ा हरा खेत देखा। हेरन बोलता है कि ऐसा सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ। और इसके बाद हेरन समुद्र का पानी अपने हाथों में लेकर पीने लगते हैं। दरअसल उसने मान लिया है कि अब हम नहीं बचेंगे। पर तभी जीन कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है और जब ये तीनों उठ के देखते हैं तो वो एक आयरलैंड होता है और ये देखकर इनके अंदर एक खुशी, एक नई जान आ जाती है, क्योंकि 34 दिन समुद्र में बिताने के बाद ये एक आयरलैंड पर पहुंच चुके हैं। और बहुत जोश में ये तीनों अपने हाथों से अपनी बोट को उस तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही पलों बाद ये समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं।
अब 34 दिनों बाद इन्होंने धरती को चूमा है, जिससे ये बहुत खुश हो जाते हैं। और वहीं पर 2 झोपड़े भी होते हैं और वो उसी ओर चल पड़े हैं। और इसी तरह ये अपने इस मुश्किल सफर को खत्म करते हैं। ये तीनों 20 फरवरी सन 1942 को इस पुक्का पुक्का नाम के बीच पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इसलिए क्योंकि इन्होंने कभी भी अपनी होप नहीं छोड़ी। और होप एक ऐसी चीज होती है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाती है, आप में एक जज्बा लेकर आती है। और इसी जज्बे से ये तीनों बच गए। और आखिर में बताया जाता है कि इन तीनों ने 1000 मील से भी ज्यादा का सफर उस छोटी सी बोट में किया था। और हेरन को नबी ने अवार्ड भी दिया था, क्योंकि इस मुश्किल सफर में उसने अपनी टीम को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। इसके बाद उन्होंने कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टोनी जब अच्छे से ठीक हो गया तो उसने अपना करियर नेवी में कंटिन्यू रखा। और जब 1986 में उसकी मृत्यु हुई तो उसी रात को ऊपर से समुद्र में छोड़ दिया गया। जीन ने भी वार के दौरान रेडियो मैन का काम किया और सन 1946 में टोनी की बहन फ्रांसिस से भी शादी कर ली। और आखिर में हमें इन तीनों की रियल पिक्चर दिखाई जाती है। तो ये ठीक वर्ल्ड वार 2 की एक सच्ची घटना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।